हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, हो गया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य। अच्छा, एक बिजनेसमैन अपना अकाउंटिंग करता क्यों है? सारे आप लोग जानते हैं। लिखने का मेन पर्पस क्या है? एक बिजनेसमैन को अपना हिसाब किताब क्यों लिखना पड़ता है? क्यों ज़रूरी सरकार कर दी है? हाँ, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। तो चलिए फर्स्ट आप लोग पॉइंट बता दिए, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड जी, लाभ हानि जानने के लिए। सेकंड बोलता है टू नो अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए। प्रूफ इन द कोर्ट। न्यायालय में प्रमाण के लिए। फॉर कॉम्परेटिव स्टडी। तुलनात्मक अध्ययन के लिए। और फिफ्थ में लिखिए टू रिकॉर्ड सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट कल ये काफ़ी कोई दिक्कत नहीं। क्रमबद्ध तथा संपूर्ण लेखा करने के लिए। एक बार समझ लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे चले। ईटीसी बहुत सारे और भी रीजन हैं। सबसे फर्स्ट रीजन तो सारे लोग जानते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लॉस कमा रहा है, इसके लिए अकाउंटिंग करने की ज़रूरत है। सेकंड क्या है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हम ये भी जानना चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ज़्यादा क्यों कमा रहा है। हम लोग बहुत सारे बिजनेसमैन को अगर ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा खुश हो जाता है कि चलो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर हम उसके कारण को जान जाएंगे तो हम उस पर और काम करेंगे कि नहीं? अगर हमारे बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होने का कारण अपने को पता चलेगा तो उस पर ज़्यादा काम करेंगे तो बिजनेस और ग्रोथ करेगा। तो एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि अधिक लाभ कमाने और हानि, अगर लॉस हो रहा है तो दुनिया ढूंढता है, लॉस का कारण दुनिया ढूंढता है कि हम लॉस क्यों गए। लेकिन प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो रहा है, जितना हम उम्मीद किए थे उससे भी ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण को भी ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रॉफिट के कारण को ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि क्यों हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और उस पर हम ज़्यादा काम करेंगे तो मेरा बिजनेस और ग्रो करेगा। दूसरा बोलता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किसी बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन, कितना उसके पास एसेट है, कितना उसके पास लायबिलिटी और कितना उसके पास कैपिटल है। क्या ज़्यादा होना चाहिए, लायबिलिटी या एसेट्स? एसेट्स। एसेट्स हमेशा ज़्यादा हो, लायबिलिटी कम हो तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये माना जाता है कि कभी भी किसी लोन का पेमेंट आप एट ए टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो एसेट कम हो जाए, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस होता है वो पुअर हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है आपके बिजनेस का, और आपका बिजनेस कभी भी डूब सकता है। इसलिए हम ये जानना चाहेंगे कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, पैसा उसके पास कितना है। और प्रॉपर्टी कब पता चलेगा? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के बाद। नहीं तो हम लोग अगर बिना डेप्थ में गए अगर आप जानोगे तो सही इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे पाएगा। जैसे कोई सामने अगर ऑडी से उतरता है तो क्या मानेगा उसको? क्या मानेंगे आप देख के कि वो अमीर आदमी होगा या गरीब आदमी होगा? तो जो फर्स्ट, हाँ, पहली बार में देख के जो कॉमर्स का बंदा नहीं वो बोल देगा कि अमीर आदमी होगा। लेकिन हम लोग हैं भैया ये चेक करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बैंक ब्रांच मैनेजर बैठा हुआ उसके सामने फॉर्चूनर से उतरा
तो और लोन मांगा कि सर 13 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो ब्रांच मैनेजर इम्प्रेस होकर लोन नहीं दे देगा। वो क्या मांगेगा कि अपन में बैलेंस शीट दे दीजिएगा सर, आप अपना बैलेंस शीट दीजिए, हम आपका फिनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उसके बाद आपको लोन सैंक्शन करेंगे। हो सकता है कि आप जिस गाड़ी से उतर रहे वो लोन पर हो सकता है ना, जितने का प्रॉपर्टी आपके पास है उससे ज़्यादा लोन ले रखे, विजय माल्या बन गए आप, तो फिनेंशियल पोजीशन अगर वीक है तो हम आपको लोन कैसे दे देंगे। तो बिना फिनेंशियल पोजीशन चेक किए लोन नहीं मिलता, इसलिए ये भी जानना, और उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग। कभी कोर्ट में अगर प्रूफ करने का ज़रूरत पड़ गया तो भी तो लिख के रखना पड़ेगा, अब लिख के नहीं रखिएगा तो कोर्ट में प्रूफ कैसे कीजिएगा। कॉम्परेटिव स्टडी के लिए 2 साल का कंपेयर करना है, मान लो पिछले साल से इस साल हमारा क्या परफॉर्मेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो अगर लिख के रखेंगे तो कॉम्परेटिव स्टडी कर सकते हैं। 2 काम हो सकता है, या तो 2 कंपनियों का कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे या अपने ही कंपनी के 2 साल का कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। जैसे हमारे ही बिजनेस के 2 साल का परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, कॉमर्स वर्ल्ड का पिछले साल रिजल्ट क्या रहा है, इस साल क्या रिजल्ट है, वो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। या तो हम दूसरे ट्यूशन से अपने ट्यूशन का तुलना कर सकते हैं, तो 2 तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन तभी ना कीजिएगा जब 2 साल का रिकॉर्ड अपने पास रखिएगा, अगर लिख के ही नहीं रखिएगा तो तुलना कैसे पता चलेगा। राशन दुकान को पूछेगा जो लिख के नहीं रखता उसको कि पिछले साल से इस साल आपकी कमाई बढ़ी कि घटी, तो उसको नहीं पता है, क्योंकि लिख ही नहीं पाता है वो, और रिकॉर्ड उसके पास नहीं है, तो उसको नहीं पता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। पूछे पिछले साल से इस साल सेल आपका बढ़ा कि घटा, उसको नहीं पता है, रिकॉर्ड ही नहीं करता। लेकिन जो रिकॉर्ड करके रखता है उसको पूछ लीजिए, वो सब बता देगा कि प्रीवियस ईयर से इस साल में मेरा सेल बढ़ा या घटा। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी ज़रूरत है अकाउंटिंग करने का। और लास्ट क्या है, सिस्टमैटिक और कंप्लीट अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, बोलता है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट ट्रांजेक्शन, तो बोलता है जितने भी ट्रांजेक्शन का संपूर्ण लेखा करना चाहते हैं तो उसके भी लिखना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो जनरली क्या होता है, नहीं लिखता है लोग, तो जो मोटा मोटा ट्रांजेक्शन होता है उसको लिखता है और छोटे छोटे को इग्नोर कर देता है, जो कि गलत है। अकाउंटिंग में बोलता है कंप्लीट रिकॉर्डिंग कीजिए, सारा का सारा लिखिए, छोटा हो या बड़ा हो। कोई दिक्कत किसी को, ये है इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग एक चीज़ और इसमें देखेंगे, इसको लिख लीजिए, लिखिए एक मिनट। हम लोगों को अब इसके अंदर जो देखना है, एक बात और पढ़ना है, वो है बेस ऑफ अकाउंटिंग। लिखने के लिए आराम से लिखिएगा, रुक जाइए देख लीजिए। बेस ऑफ अकाउंटिंग बाद में हम लिखने के लिए जगह दे दें, छोड़ दीजिए उसको, समझते जाइए, उसके बाद लिखिएगा। बेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का आधार। कितने आधार पर लेखांकन होता है? हाँ, लिखने का कोई बेस होगा ना कि किस आधार पर आप लिख रहे हैं। पूछा जाता है ना किस आधार पर, उसको मार दिए भाई, आप थप्पड़ चला दिए, नहीं, वो तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हो गया, वो भी बताएंगे अभी। 2 बेस है हमारे यहाँ इंडिया में लिखने का। पहला होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग, लेखांकन का, ये सब पूछ देगा ऑब्जेक्टिव, छोटा छोटा चीज़ है, बेसिक है। लेखांकन का रोकड़ आधार, इसके अंदर क्या पढ़ना है हम लोग को, लेखांकन का रोकड़ आधार में। और एक होता है एक्यूरल बेस अकाउंटिंग, एक्यूरल बेस अकाउंटिंग। अच्छे से समझिए फिर लिखते रहिएगा। उपार्जन आधार लेखांकन, पूछा जाता है किस बेस पर आपने अकाउंटिंग किया। हमारे ट्यूशन में कैश बेस चलता है, और आप जितना जानते हो ये एक्यूरल बेस जानते हो, और होना भी एक्यूरल बेस चाहिए। आप समझिए क्या होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब ये है कि जब आपके पास पैसा आएगा तभी आप लिखोगे। जो लोग इसको फॉलो करते हैं, इस बेस को फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं जब मेरे पास पैसा आएगा तो लिखेंगे, और जाएगा तभी लिखेंगे। अगर पैसा नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे इसमें, तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। यही है कैश बेस। अब हमारे ट्यूशन में आप बताइए, आप फी दीजिएगा तभी ना लिखेंगे, आप नहीं देंगे तो नहीं लिखेंगे। जब तक आप नहीं देंगे तब तक हम आपके नाम पर उधार नहीं चढ़ाएंगे, नहीं लिखेंगे ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो ऐसे बिजनेस जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं वो कैश बेसिस लगा देता है। जैसे आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिस में भी कैश बेस लगता है। क्या लगता है, आप पैसा दीजिएगा तभी ना लिखता है कि पहले रसीद काट के दे देता है, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप सामान खरीदे उधार किसी दुकान से तो आपको एक बिल देगा, उस बिल का नाम है इनवॉइस। बिल पकड़ाया, वो बिल का नाम है इनवॉइस। इनवॉइस मतलब उधार वाला बिल, तो बिल तो पकड़ा रहा है।
यानी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो भी लिखेंगे, जब पैसा मिलेगा तो भी लिखेंगे, यानी 2 बार लिखना होगा। आज अगर उधार बेचे और इसका पैसा 3 महीने बाद मिला है तो आज भी लिखना होगा और 3 महीने बाद भी लिखना होगा। और इसमें क्या करना होगा, 3 महीने बाद लिखना होगा। अब सोचिए ये टेक्निक सही है? अगर वो पैसा ही नहीं दिया तो उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं। इसीलिए कोर्ट इस टेक्निक को सही नहीं मानता है। कोर्ट किसको सही मानता है? एक्यूरल बेस। और आप अभी तक जितना भी सीखें सब एक्यूरल बेस सीखें। इसलिए आज अगर उधार बेचेंगे तो आज भी लिखते हैं और 3 महीने बाद पैसा देगा, 3 महीने बाद भी, तब तक उसके नाम पर उधार चढ़ा रहेगा। और जबकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो याद रखना है कि हम लोग जो फॉलो करते हैं वो एक्यूरल बेस फॉलो करते हैं। कोर्ट इसको सही मानता है और यही बेस अच्छा है। वो कौन सा लगाएगा? गवर्नमेंट ऑफिस में ही होता है, ट्यूशन में, कॉलेज में, सब में यही होता है। जहाँ जहाँ अब सिनेमा हॉल में देखिए, कोई आपके नाम पर उधार तो चढ़ाएगा नहीं, पैसा मिलेगा तो लिखेगा, नहीं मिलेगा तो ये कैश बेसिस रखता है। तो वैसे लोग कैश बेस रखते हैं, बाकी लोग क्रेडिट बेस रख देंगे। क्रेडिट बेस को हम लोग एक्यूरल बेस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये होता है एक्यूरल बेस। तो हम लोग याद रखना है एक्यूरल बेस ही सब लोग अप्लाई करता है। ये सही बेस है अकाउंटिंग करने का। और आप जब भी पढ़े हैं एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग ही पढ़े। अब बताते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कभी कॉन्सेप्ट में दिखा तो वीडियो अपने पास अवेलेबल रहेगा, इसको आप आराम से चला के फिर देख लीजिए। दो सिस्टम है, वैसे 3 था, एक और सिस्टम है उसको लिख देते हैं, वैसे हट गया वो। पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली। सिंगल एंट्री सिस्टम। और एक आता है डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली। इसको डबल दूसरा बोल सकते हैं। और एक आता है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। भारतीय लेखांकन प्रणाली। हालांकि यह हट चुका है। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन लगाएगा? यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसमैन। इसका प्रयोग कौन करता है? हाँ, इसका प्रयोग छोटा व्यवसायी करता है। कोई दिक्कत है? हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है पान दुकान, राशन दुकान सब सिंगल रखता है। अच्छा, इसमें टैक्स देना पड़ता है? सिंगल एंट्री सिस्टम अगर रखेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ता। तो लिख दीजिए नो टैक्स बर्डन। इसमें कर नहीं लगता। और बताइए इसमें और क्या फ़ायदा है? अच्छा, ये सही मेथड है? अनसाइंटिफिक मेथड है। अनसाइंटिफिक मेथड है, अवैज्ञानिक पद्धति। अनसिस्टमैटिक मेथड है। जितना गलत लिखना लिख दीजिए। सिस्टमैटिक मेथड। और क्रमबद्ध बोल सकते हैं। क्लियर? ये सारे इसके फीचर्स दिए हुए हैं। डबल एंट्री सिस्टम कौन यूज करेगा? यूज बाय लार्ज बिजनेसमैन। इसका प्रयोग बड़े व्यापारी करते हैं। ये साइंटिफिक मेथड है। चार्ज ऑफ टैक्स, इसमें कर देना पड़ता है।
अब और भी समझना है, एक एक करके समझते चले जाइए। दोनों मेथड को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि कौन सा मेथड है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। क्या हम सबका एक एक करके बता रहे हैं। इसका चाहिए क्या? इसका एग्जांपल एक्यूरेल बेस का दुनिया में कहीं भी आप राशन दुकानदार क्या करता है? अगर बड़ी दुकान की बात करें तो आप अभी उधार बेचें और आप 3 महीने बाद वो पैसा देगा, तो आज भी उसके नाम पर लिखेंगे और 3 महीने बाद भी लिखेंगे। तो यही तो चलता है हर जगह। हाँ, बैंक में ये नहीं होता है। बैंक में ये कुछ जगह पे बैंक में भी ये होता है, जैसे आप लोन लिए तो आज लिए, बट पेमेंट कभी भी कीजिएगा उसमें रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन सही मेथड ये होता है, मोस्ट प्रोबेबली जितने ज़्यादा बिजनेस होते हैं सब इसी मेथड को यूज़ करते हैं। क्लियर? अब सिंगल एंट्री सिस्टम पहले समझ लीजिए, ये सबसे आसान तरीका है। जब दुनिया में डबल एंट्री सिस्टम नहीं आया था तब से ये चल रहा है। ये सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है, सबसे आसान सिस्टम है लिखने का, और सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है। दो बात बताए, सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका। सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है अकाउंटिंग का सिंगल एंट्री सिस्टम। जब दुनिया में डबल एंट्री नहीं आया था तो सिंगल एंट्री होता था। सिंगल एंट्री का मतलब क्या है? एक साइड को का एंट्री करना। सिंगल एंट्री, सिंगल मतलब एक, एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग, सिस्टम मतलब मेथड। ऐसा मेथड जिसमें एक ट्रांजेक्शन के एक साइड को ही लिखा जाता है। अब बताइए, अगर ट्रांजेक्शन में 2 पार्टी होता है ना, एक पार्टी को अगर लिखेंगे तो क्या जर्नल बन पाएगा? तो इसमें जर्नल नहीं बनेगा। अच्छा, जब जर्नल नहीं बनेगा तो लेजर बनेगा? नहीं बनेगा। ट्रायल बनेगा? नहीं बनेगा। फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसका प्रॉफिट निकालने का तरीका ही अलग होगा। वो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बना के निकालेगा, इसका तरीका ही अलग होगा प्रॉफिट निकालने का। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालेंगे, अभी नीचे हम बता देंगे। तो पहला बोलता है कि ये छोटे बिजनेसमैन इसको अप्लाई करते हैं। दूसरा क्या लिखा है? इसमें टैक्स का कोई बर्डन नहीं रहता है, जितना कमाओ कोई हिसाब ही नहीं है। सिंगल लिख रहे हैं, आधा लिख रहे हैं, आधा गायब कर दे रहे हैं। अनसाइंटिफिक मेथड है, इसको कोर्ट सही नहीं मानेगा, कोई सही नहीं मानता है। अनसिस्टमेटिक मेथड, यहाँ कोई भी सिस्टम में काम नहीं करता है। इसके बाद एक और चीज़ है इसमें जो आपको समझना है, इसका जो रिकॉर्डिंग होगा इसमें केवल पर्सनल अकाउंट का लेजर बनता है। अकाउंट 3 होता है ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसमें केवल पर्सनल अकाउंट का लेजर बनता है। बताइए, राशन दुकानदार किसका लेजर बनाता होगा? रेंट का है, या रमेश को उधार बेचा तो रमेश का? जिसको उधार बेचा उसके नाम पर खाली खाता रखता है, रमेश का, गणेश का, दिनेश का। मतलब पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग नहीं के बराबर करता है। समझ गए? नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट को रिकॉर्ड ही नहीं करता, सिर्फ पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग इसमें करता है। एक चीज़ और समझ गए? अब यहाँ ध्यान देना, इसमें प्रॉफिट कैसे निकालता होगा छोटा बिजनेसमैन? बताइए, राशन दुकानदार प्रॉफिट कैसे निकालता होगा? सब जानते हैं, प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। जानते हैं कि नहीं जानते? सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं। अरे 500 रुपये का सुबह सुबह ठेला पर सेब लेके चले और सारा सेब बेच करके 800 रुपये लेकर आ गए, तो प्रॉफिट कैसे निकाले? क्लोजिंग मेरे पास कितना है? 800, और लगाए कितना थे? 500, माइनस करेंगे प्रॉफिट। यही तो होता है। बस उसको फार्मूला पूछ देगा कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, तो ध्यान देना। और लॉस उल्टा हो जाएगा। लॉस में क्या हो जाएगा? मेरा पैसा ज़्यादा नहीं लगा रहेगा, 500 लगाया 400 लेके आया, तब ना लॉस होगा। तो ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ये कॉन्सेप्ट होगा लॉस का इस बिजनेस में। लेकिन इसमें ये काम नहीं करेगा। इसमें आपको ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, पीएल बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तब आपको, यानी पीएल बनाएंगे तब नेट प्रॉफिट निकलेगा। इस बिजनेस में चल जाएगा, क्योंकि ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, ना इसका जर्नल बनता है, ना लेजर बनता है, ना ट्रायल बनता है। अब चलते हैं, जो डबल एंट्री सिस्टम है वो बड़ा बिजनेसमैन यूज करता है। और बड़ा बिजनेसमैन डबल एंट्री सिस्टम जब यूज़ करता है तो इसके यहाँ सारा रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिक होता है, साइंटिफिक होता है, और इसके यहाँ टैक्स भी देना पड़ता है। इसके यहाँ ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है, बैलेंस शीट बनता है, और पीएल से आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा। ये मेथड सही है, इसको दुनिया का हर आदमी मानता है। और ये कब बना डबल एंट्री सिस्टम मालूम है आप लोग को ना? कौन से ईयर में डेवलप हुआ था डबल एंट्री सिस्टम? 1494, 1494 में। कौन डेवलप किया था? लूका पेसियोली। हाँ, यही 15वीं शताब्दी, 1494 हुआ ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत लोग लूकस बोल देते हैं, इसका नाम है लूका पेसियोली। बहुत कन्फ्यूजन है, लूकस नहीं, लूका। आप एसके सिंह के बुक में मिल जाता है लूकस पेसियोली, बाकी जगह पे सब जगह लूका है। वो लोग क्या कर रहे हैं ना कहीं अब हम लोग को थर्ड है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। ये डिलीट हो चुका है, अब नहीं है। लेकिन आप लोग सब जानते हैं, मारवाड़ी लोग अपने हिसाब से लिखता था कि नहीं? गुजराती लोग अपने सिस्टम से लिखता था कि नहीं? तो जो पुराने तरीके थे लिखने के, गुजराती अपने तरीके से लिख रहा है, मारवाड़ी अपने तरीके से, बनियाजी लोग अपने तरीके से लिख रहा है, वो सिस्टम हट गया। भारत सरकार बोली अगर ऐसे लिखोगे तो टैक्स कैसे फाइल करोगे? दूसरा एक और समस्या आता था इसमें, बताओ, मारवाड़ी लोग अपने हिसाब से लिख दिया, मारवाड़ी अपने जैसे लिखना है, वो लोग को खानदानी रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, उस सिस्टम से लिख दिया। अब आज का बच्चा जो सीए बना है, चार्टर्ड बना है, वो तो पढ़ के गया ये वाला सिस्टम,
अब जब ऑडिट करने जाता था तो उसको कुछ बुझाता ही नहीं था क्या लिखा है, और जब नहीं समझ में आएगा तो क्या करता है, लोग अपना बेइज्जती कराना छोड़ के मार दिया साइन कि चलो ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है करके आ गया, और वहाँ पूरा बड़ा बड़ा करप्शन है, बड़ा बड़ा घपला हो रहा है। तो ये सिस्टम सरकार बंद करा दे कि नहीं, ये सिस्टम हटाइए, आप डबल में आइए ना, क्या दिक्कत है। अगर आप सही लिख रहे हैं तो डबल में आइए। अब कितना दिन अपने पूर्वजों का सिस्टम ढोते रहेगा, आप अपने को डबल में कन्वर्ट कीजिएगा, तो सारे लोगों को डबल में कन्वर्ट कर दिएगा, कोई दिक्कत है। तो ये इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम अब लगभग ख़त्म की तरफ। कुछ छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो अभी भी फॉलो करते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है इसमें, अब हम लोग देखेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने ब्रांच हैं। ब्रांचेज बोल सकते हैं या स्कोप बोल सकते हैं, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की शाखाएं बोल सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग में ट्रेंड होंगे तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कितने ब्रांचेज हैं। तो वैसे बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन आपको 3 ही ब्रांच पढ़ना है। अकाउंटिंग के अंदर 3 ब्रांचेज आते हैं। फर्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, एक ब्रांच ये है। दूसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन, और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। अदर ब्रांच हम यहाँ लिख देते हैं, अदर ब्रांचेस पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा। अन्य शाखाएं, अन्य शाखा में आता है टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन, दूसरा आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, अदर मतलब उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। मेनली तो 3 ही पार्ट है, लेकिन कभी कभी पूछ देगा कि टैक्स अकाउंटिंग क्या है, तो टैक्स अकाउंटिंग भी ब्रांच है, लेकिन अदर ब्रांच में आता है। इसको भी लोग ब्रांच मानता है, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो 3 ही ब्रांच है। कॉरपोरेट अकाउंटिंग, अब समझ लीजिए पहले इतने सारे ब्रांचेज हैं, मतलब स्कोप हैं। ब्रांचेज का मतलब क्या है, स्कोप। कैसे मेडिकल के फील्ड में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको पूछा जाए, पहला 2 साल तो पढ़ लेता है, उसके बाद पूछा जाता है किस ब्रांच में जाना चाहते हो, मतलब कान के डॉक्टर बनोगे, नाक के। तो इसी तरह से जब कॉमर्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो किस फील्ड के एक्सपर्ट बनेंगे, या तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनेंगे, या तो फाइनेंस में एक्सपर्ट बनेंगे, या तो मैनेजमेंट में। कहीं तो एक जगह एक्सपर्ट बनेंगे ना, सबका तो नहीं बन सकते। अब अगर कॉस्ट का एक्सपर्ट बनना चाहता है कोई बंदा, तो क्या करेगा उसके लिए, तो कॉस्ट का एक्सपर्ट बनने के लिए कोर्स होता है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर फाइनेंस का एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो CA करो भाई, अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो MBA कर लो। कोई एक फील्ड चुनिएगा ना अकाउंटिंग में कि किस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कौन सा फील्ड आप चुनेंगे, तो तीनों का अपना अपना कोर्सेस है। इसके अलावा ये सारे इसी के अंदर आते हैं। CA करेंगे तो आप टैक्स का एक्सपर्ट ऑलरेडी बनेंगे। टैक्स का एक्सपर्ट चार्टर्ड रहता ही रहता है, दोनों टैक्स का, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, मतलब जिसको GST बोलते हैं, या डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स बोलते हैं।
अब टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग होगा। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू टैक्स। अगर टैक्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कहीं रिकॉर्ड कर रहे हो तो टैक्स अकाउंटिंग होगा। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है, ये तीनों समझे। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट, ये भी पढ़ना है आपको। आपके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग है जिसमें आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, सब यहाँ पढ़ना है। लीफो मेथड, फीफो मेथड सब पढ़ना है आपको। दूसरा है फाइनेंशियल। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी लागत से संबंधित लेन देनों को लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अब हम लोग डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, जो मौद्रिक लेन देन वाला ट्रांजेक्शन है उसको लिखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, यानी ऐसा अकाउंटिंग तैयार करते हैं जिसके थ्रू मैनेजर डिसीजन लेता है। जैसे आप पढ़ते थे रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये क्यों बनाते थे, ये इसलिए बनाते थे ताकि मैनेजर्स को हेल्प हो सके डिसीजन लेने में। अब मेरे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है कि मेरे बिजनेस का 3 साल के बाद कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, बड़का गाँव में नई फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो कैश फ्लो से पता चलेगा ना कि इसका पैसा का फ्लो कितना है, 3 साल बाद इतना पैसा आ पाएगा कि फैक्ट्री लग जाएगा या लोन लेना पड़ेगा, तो वो हमको कैश फ्लो से पता चलेगा। तो मेरा मैनेजर डिसीजन कैसे लेगा, तो डिसीजन लेने के लिए आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना पड़ेगा, और इसी अकाउंटिंग के थ्रू वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, मैनेजर्स को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग करने में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करते हैं। टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स से रिलेटेड हो गया। ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, आपको मालूम है मैन पावर का रिकॉर्डिंग होगा। अभी जब आप जॉब में चले जाएंगे तो आपका सैलरी कैसे बनेगा, 3 दिन एब्सेंट हैं उसका सैलरी कट जाता है, आपका डीए हो गया, पीएफ हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट अभी नहीं है लेकिन अगर लागू तो कर दी सरकार, अगर कर दी तो पेंशन का हो गया, कब आप रिटायर होंगे इसके बारे में कोई तो रिकॉर्ड रखता होगा। तो जितने मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स हैं जिसको वर्कर बोलते हैं, उससे रिलेटेड एक जगह पे सारा हिसाब किताब लिखा जाता है। तभी ना मालूम है कि कौन आज रिटायर हो जाएगा। अगर लोगों को अपनी इच्छा पर बोला जाए तो हम आज रिटायर होने वाले हैं फिर भी चुप लगा देंगे कि 2-4 महीना सैलरी ले लेते हैं, पेंशन तो आधा ना मिलता है, सैलरी ले ही लेते एक्स्ट्रा। लेकिन कभी देखें किसी को एक्स्ट्रा सैलरी लेते हुए, तो आखिर कोई तो बैठ के बंदा झारखंड सरकार के अंदर सचिवालय में कोई तो ये काम कर रहा है, वहाँ पे होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आपका आज तक पोस्टिंग कहाँ रहा, कहाँ कहाँ आप जॉब में गए, सर्विस पीरियड में किस जगह पे किस समय में पोस्टेड थे, सब रिकॉर्ड होता है ना। अब वो कहीं के डीसी थे उसमें बड़ा करप्शन हुआ, पूजा सिंघल जैसा, तो पकड़ाइएगा तो पता चलेगा ना कि वहाँ घोटाला जो हुआ था उसमें आप ही डीसी थे। तो जब आप डीसी थे तो जो घोटाला हुआ उसमें आप ही इंक्लूडेड है, तो कैसे पता सरकार को। और वो झूठ बोल देंगे कि हम उस समय वहाँ नहीं थे, तो सरकार के पास पूरा रिकॉर्डिंग है, समझ गए। तो एक वर्कर से रिलेटेड पूरा रिकॉर्डिंग एक जगह पे गवर्नमेंट रखती है, या अभी प्राइवेट कंपनियां भी रखती है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, मैन पावर अकाउंटिंग। एक वर्कर के बारे में। अच्छा बताइए, अजीत डोभाल अभी हम लोग के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनका पूरा खानदान निकाल देता है लोग, मीडिया वाले लोग। कहाँ से निकालता होगा, यहीं से, कि कब ज्वाइन किए, कब IAS बने, कहाँ कहाँ पोस्टेड हुए, क्या क्या काम किए, कैसा परफॉर्मेंस रहा, कौन कौन सा अवार्ड मिला है, समझ गए, कितना दिन छुट्टी में मारे गए हैं, कितने दिन एक्स्ट्रा काम किए हैं, क्या पेंशन बन सकता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है वर्कर से रिलेटेड। क्लियर। तो ये भी एक अलग दुनिया है अकाउंटिंग का। उसके नीचे अब CSR भी आ गया, नया चीज़ है ये। हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 3 से 4% अपने सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ेगा। हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 3 से 4% अपने सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ेगा। उसको लिख के रखना पड़ेगा आपको अकाउंटिंग करके, कि सर हमने इस बार सरकारी अस्पताल में बैठने के लिए चेयर दिया, हमने पंखा दिया सर, पानी पीने के लिए हमने सारे लोगों को RO लगा दिया सर। कुछ तो आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका अकाउंटिंग करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका सोशल ड्यूटी क्या है, इसको बोलते हैं CSR। हर कंपनी को करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये भी आपको पढ़ना है। अमलगमेशन ऑफ कंपनी होल्डिंग, इसी के अंदर कंपनी का पूरा अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर रहता है। कोई दिक्कत है। अब हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे। अच्छा, ये अकाउंटिंग करते हैं किस लिए, किसको दिखाना चाहते हैं अकाउंटिंग करके, इसको बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हम जो लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं, कोई है जिसको बताना चाहते हैं। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। 2 तरह के यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के।
एक होता है इंटरनल यूजर, आंतरिक उपयोगकर्ता, और एक होता है एक्सटर्नल यूजर, बाह्य उपयोगकर्ता। अब इंटरनल यूजर कौन होते हैं? जो बिजनेस के अंदर होते हैं फिर भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। आंतरिक का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस के अंदर होते हैं फिर भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या हुआ। कौन कौन है अंदर वाले? ऑनर, स्वामी, मालिक तो बिजनेस के अंदर होता है ना, फिर भी जानना चाहता है उसका बिजनेस क्या कर रहा है। हम लोग छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे। अब वो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर छोटा बिजनेस में तो अपने कैलकुलेट करता है, बड़े बिजनेस क्या बात कर रहे हैं। बताइए, अगर मुकेश अंबानी जानना जरूर चाह रहे होंगे कि मेरे बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है। शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी की बात करें, शेयर होल्डर्स जानना चाह रहा है कि बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है। क्या लगता है स्कूल का जो रिजल्ट होता है प्रिंसिपल खुद निकालते हैं या क्लर्क निकालता है? तो प्रिंसिपल आके पूछेंगे ना कैसा रहा रिजल्ट यहाँ। दूसरा, मैनेजमेंट जानना चाहता है, मैनेजमेंट जानना चाहता है, प्रबंध जानना चाहता है कि क्या स्थिति है। और तीसरा, एम्प्लॉई। बहुत सारे लोग एम्प्लॉई को एक्सटर्नल मानते हैं, बाहर वाला मानते हैं। थोड़ा समझिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन है बहुत लोगों में। बहुत सारे राइटर, बहुत सारे बुक में ऐसा देखेगा इसको दूसरा मान लेता है लोग। क्यों मानता है उसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। ऑनर, बिजनेस का मालिक, ये जानना चाहता है भाई मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। मैनेजमेंट इसलिए जानना चाहता है क्योंकि जानता है कि हम जो डिसीजन लिए हैं वो डिसीजन सही हुआ कि गलत हुआ, उसके लिए उसको जानने की जरूरत है। नहीं तो अगर डिसीजन गलत हुआ तो अगले साल दूसरा डिसीजन लेंगे। तो मैनेजमेंट भी जानना चाहता है अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में। और नीचे क्या है, एम्प्लॉई में ऐसे एम्प्लॉई यहाँ पे जुड़ेंगे जो टॉप लेवल वाले, मतलब ऊपर वाले जो डिसीजन लेते हैं वो यहाँ पे आएंगे। अब एकदम चपरासी टाइप का एम्प्लॉई इसमें नहीं आएगा, वो इधर आ जाएगा एक्सटर्नल, उसको बाहर का मानता है लोग, क्योंकि उसको मैनेजमेंट का पार्ट मानता ही नहीं। तो यहाँ याद रखना कि जो एम्प्लॉई आएंगे वो बड़े वाले एम्प्लॉई आएंगे, वो जानना चाहते हैं। और नीचे वाले को कोई लेना देना नहीं, कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो, भैया मेरा काम जो है हम कर रहे हैं। क्लियर? अब इधर एक्सटर्नल वाले कौन है? जो बाहर हैं, कंपनी से इनका कोई लेना देना नहीं, डायरेक्टली कंपनी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी कंपनी के बारे में जानना चाहता है, प्रॉफिट जानना चाहता है कंपनी का। तो चलिए, फर्स्ट होता है क्रेडिटर, जिसने उधार माल बेचा है। बैंक, जिसने लोन दिया है। सप्लायर, पूर्तिकर्ता। गवर्नमेंट, इसका डायरेक्ट मेरे से कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये लोग जानना चाहता है कि बिजनेस का क्या हो रहा है। टैक्स अथॉरिटी, कर अधिकारी। स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद विपणी। लेबर यूनियन, श्रम संघ। ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ, ETC कर दे। देखिए ये लोग क्यों जानना चाहता है समझ लीजिए। ये लोग कंपनी से बाहर का आदमी, कंपनी से इसका कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं, इनडायरेक्टली तो है, डायरेक्टली नहीं। क्रेडिटर, जिसने उधार दिया आपको, वो जानेगा ना कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि बोला है 10 साल बाद देंगे और तीसरे साल से ही नुकसान में गया, तो हम अभी क्लेम मार देंगे ना कुछ जो मिलना मिलेगा, और नहीं तो तीसरे साल से नुकसान में जाएगा, 10 साल होते होते कुछ नहीं बचेगा इसके पास, तो क्लेम भी मारेंगे कोर्ट में तो कुछ नहीं मिलने वाला। बैंक, ये तीनों वही चीज़ है। बैंक भी कर्ज दिया, वो भी जानना चाहता है कर्ज चुका रहे हैं कि नहीं चुका पाएंगे। सप्लायर, जो हमको माल भेजा है, वो भी जानना चाहता है। सरकार क्यों जानना चाहती है? सरकार इसलिए जानना चाहती है क्योंकि जानती है कि अगर कोई कंपनी चल रहा है, नहीं टैक्स के लिए तो टैक्स अथॉरिटी है, टैक्स के लिए टैक्स अथॉरिटी। सरकार इसलिए जानना चाहती है कि जो कंपनी चल रहा है उसमें लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिला है ना। अगर कंपनी की स्थिति ख़राब होगी और हमको सच सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ेगा, सपोर्ट देंगे लेकिन बचा लेंगे कंपनी को। अगर इनिशियल स्टेज में पता चले, शुरुआत में पता चले कि कोई कंपनी नुकसान में जा रही है, तो सरकार उसको सब्सिडी देकर बचाती है, यानी पैसा देती है। अगर बोलती तुम्हारे पास मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं तो हम अपने यहाँ का मैनेजमेंट का आदमी भेजते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का आदमी भेजते हैं, तुमको मैनेज करवाएंगे, ठीक करेंगे। किस तरह का प्रॉब्लम है ये बताओ, कंपनी बताएगी ना कि सर मेरा मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, तो सरकार उसको हर तरह से सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर कंपनी बचेगा तो 5,000 लोगों का घर चलेगा।
कंपनी बंद होगा तो ऐसे बेरोजगारी का झुंड है, फिर 5,000 लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। टैक्स अथॉरिटी जान के टैक्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज, अगर ये जाना इसलिए चाहती है कि आपका शेयर तभी बेचेगी जब आपका पोजीशन अच्छा रहेगा, नहीं तो शेयर बेचेगा नहीं। क्योंकि ख़राब पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड है, हम लोग पैसा लगा देते हैं आंख बंद कर, क्योंकि हम इस पर विश्वास कर रहे हैं कि ये सही चीज़, सही कंपनी का शेयर बेचेगा। अब ये गलत कंपनी का बेचने लगे तो जनता पागल की तरह लगा दिया, उसको क्या मालूम भैया, बने हैं आप उसी के लिए ना, आप मॉनिटरिंग करने के लिए बने, आप मॉनिटर कीजिए उसको। तो इसीलिए ये जानना चाहता है कि जिस कंपनी का शेयर हम बेचवा रहे हैं वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। लेबर यूनियन तो जान ही रहे हैं क्या, अब तो लेबर यूनियन का इतना पावर हो गया कि आपके मैनेजमेंट में बैठेगा। लेबर यूनियन का एक ऑफिसर अब मैनेजमेंट में बैठता है, मतलब आप डिसीजन ले रहे हैं तो लेबर से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन गलत लिए वहीं हंगामा शुरू कर देगा, मुर्दाबाद और पुतला जला देगा, ताला बंद कर देगा। हाँ, ये इसके फेवर में होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेड यूनियन क्यों जाना चाहता है, जो व्यापार का संघ है, इसीलिए ताकि वो रेटिंग करता है ना कि टॉप 10 जो है बिजनेस कौन है, तो आपके बारे में जाना नहीं, इस बार अच्छा काम कर रहा है तो आपका नाम भी टॉप 10 में डालेगा। जैसे हमारे यहाँ एसोचेम होता है भारत में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो तय करता है कि देश का टॉप 10 जो है वो इंडस्ट्री कौन कौन सा है, कौन सा बिजनेस इस बार टॉप 10 में है। तो वो कैसे जानता है, मॉनिटरिंग करेगा आपके प्रॉफिट को, आपके परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करेगा और उसके आधार पर वो आपको टॉप 10 के अंदर रखेगा। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन है जो जानना चाहता है कि आपके बिजनेस का क्या पोजीशन है। ये डायरेक्टली रिलेटेड है और ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन दोनों जानना चाहता है कि बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस। और इसी के लिए, इसी को दिखाने के लिए हम लोग इतना काम करते हैं, ताकि इन लोगों के पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहे। जो लोग जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी इसको बोलते हैं, कि कौन कौन उपयोग करता है, कौन इसको यूज़ करेंगे। क्लियर, इसको लिखे जी। ऑनर वही है ना।